हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं स्नेहा सिंह गाठिया और चलिए आज हम आपका चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं जिसका नेम है भारत में खाद्य सुरक्षा। तो बात करते हैं, चैप्टर नंबर 4 है आपकी अर्थशास्त्र की बुक का। चलिए देखते हैं अवलोकन। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुँच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। जब भी अनाज के उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार इससे अधिक प्रभावित होते हैं। खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर निर्भर करती है। बात करते हैं खाद्य सुरक्षा क्या है। जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेने के लिए वायु, लेकिन खाद्य सुरक्षा मात्र 2 जून की रोटी पाना नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। खाद्य सुरक्षा में निम्नलिखित आयाम है। खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है। पहुंच का अर्थ है कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे। सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। किसी देश की खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो, सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो। तीसरा, खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं हो। खाद्य सुरक्षा क्यों? समाज का अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकता है, परंतु जब देश भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा अकाल आदि राष्ट्र आपदाओं से गुजर रहा हो तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो जाते हैं। किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है, इससे पहले हम यहाँ पर देखिएगा 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा का अर्थ था आधारिक खाद्य पदार्थों की सदैव पर्याप्त उपलब्धता। अमर्त्य सेन ने खाद्य सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़ा और हकदारियों के आधार पर खाद्य तक पहुंच पर जोर दिया। हकदारियों का अभिप्राय राज्य या सामाजिक रूप में उपलब्ध कराई गई अन्य पूर्तियों के साथ साथ उन वस्तुओं से है जिसका उत्पादन और विनिमय बाजार में किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। तदनुसार खाद्य सुरक्षा के अर्थ में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में यह घोषणा की गई कि व्यक्तिगत, परिवार, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी ज़रूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य तब तक सभी लोगों की भौतिक एवं आर्थिक पहुंच सदैव हो। इसके अतिरिक्त घोषणा में यह भी स्वीकार किया गया कि खाद्य तक पहुंच बढ़ाने में निर्धनता का उन्मूलन किया जाना परमावश्यक है। किसी आपदा के लिए समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? देखिए, किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है। इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी हो जाती है। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती है। कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। व्यापक भूखमरी से अकाल की स्थिति बन सकती है। अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं जो भूखमरी तथा विवश होकर दूषित जल या सड़े भोजन के प्रयोग से फैलने वाली महामारियों तथा भूखमरी से उत्पन्न कमजोरी से रोगों के प्रति शरीर की प्रतिरोधी क्षमता में गिरावट के कारण होती है। भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा वह 1993 का बंगाल का अकाल था। इस अकाल में भारत के बंगाल प्रांत में 30 लाख लोग जो है वो मारे गए थे। तो देखिएगा यहाँ पर प्रत्येक वर्ष के अनुसार यानी 38 से 43 तक जो है उत्पादन, आयात, निर्यात और कुल उपलब्धता लाख टन के अंदर दिखाई गई है। बात करते हैं आगे, देखिएगा भारत में बंगाल जैसा अकाल पुनः कभी नहीं पड़ा, लेकिन यह चिंता का विषय है कि आज भी उड़ीसा में कालाहांडी तथा काशीपुर जैसे स्थान है जहां अकाल जैसी दशाएं अनेक वर्षों से बनी हुई है और ऐसी भी सूचना मिली है कि वहां भूख के कारण कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। हाल के वर्षों में राजस्थान के बारन जिले, झारखंड के पलामू जिले में अन्य सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भूख के कारण लोगों की मृत्यु की सूचना मिली है। अतः किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा आवश्यक होती है ताकि सदैव खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। खाद्य असुरक्षित कौन है? यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इससे सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में निम्नलिखित शामिल है। भूमिहीन जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर है,
पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार और निराश्रित भिखारी। शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार हैं जिनके कामकाज सदस्य प्राय कम वेतन वाले व्यवसाय और अनियत श्रम के काम करते हैं। ये कामगार अधिकतर मौसमी कार्यों में लगे हैं और इनको इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वे मात्र जीवित रह सकते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं हम रामू की कहानी। रामू रायपुर गांव में कृषि क्षेत्र में एक अनियत खेतीहार मजदूर के रूप में काम करता है। उसका सबसे बड़ा बेटा सोमू 10 वर्ष का है। वह भी गांव के सरपंच सतपाल सिंह की पशुओं की देखभाल करने के लिए पाली के रूप में है। सोमू सरपंच के यहाँ पूरे वर्ष काम करता है और उसे उस काम के लिए सिर्फ 1000 रुपये मिलते हैं। रामू के 3 और बेटे और 2 बेटियाँ हैं, लेकिन वे अभी बहुत कम उम्र के हैं और वे खेत में काम नहीं कर सकते। रामू की पत्नी सुनहरी भी पशुओं की सफाई करने और गोबर हटाने का काम अंशकालिक तौर पर करती है। उसमें उसे रोजाना काम के बदले आधा लीटर दूध और सब्जियों के साथ कुछ पका खाना मिलता है। इसके अलावा व्यस्त मौसम में वह अपने पति के साथ मिलकर खेती में काम करती है और उसकी आमदनी बढ़ जाती है। कृषि एक मौसमी कार्य है और रामू को केवल बुआई, पौधारोपण और फसल की कटाई के समय काम मिलता है। वह वर्ष के फसल तैयार होने और पकने तक की अवधि के दौरान लगभग 4 महीने बेरोजगार रहता है। तब वह दूसरे कार्यों में काम की तलाश करता है। कभी कभी उसे ईंट भट्टे में या गांव में चल रहे निर्माण कार्यों में काम मिल जाता है। रामू अपने इन प्रयासों से नगद या फिर वस्तु के रूप में इतना कमा लेता है जिससे वह अपने परिवार के 2 जून के भोजन के लिए ज़रूरी चीज़ें जुटा सके। बहरहाल जब वह कहीं काम पाने में असफल रहता है तो उसे उसके परिवार को वास्तव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कभी कभी उसके छोटे बच्चों को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। परिवार को दूध तथा सब्जियां भोजन के साथ नियमित रूप से नहीं मिलती। रामू कृषि कार्य की मौसमी प्रकृति के कारण अपनी बेरोजगारी के 4 महीनों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित रहता है। अहमद की कहानी। अहमद बंगलोर में रिक्शा चलाता है। वह अपने 3 भाइयों, 2 बहनों और बूढ़े माँ बाप के साथ झुमरी तलैया से आया है। वह एक झुग्गी में रहता है। उसके परिवार के समस्त सदस्यों का पालन पोषण रिक्शा चलाने से ही होता है। उसकी प्रतिदिन की आय पर निर्भर है। बहरहाल उसका रोजगार सुरक्षित नहीं है। बहरहाल उसका रोजगार सुरक्षित नहीं है और उसकी आय प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है। कभी कभी वह इतना कमा लेता है कि समस्त दैनिक आवश्यकता की चीज़ें खरीदने के पश्चात अपनी आय में से कुछ बचा लेता है। अन्य दिनों में वह मुश्किल से इतना ही कमा पाता है जिससे वह दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं ही खरीद सके। सौभाग्यवश अहमद को एक पीला कार्ड प्राप्त है जो निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का पीडीएस कार्ड है। इस कार्ड से अहमद अपनी दैनिक जरूरतों के उपभोग के लिए पर्याप्त चावल, गेहूं, चीनी और मिट्टी का तेल प्राप्त कर लेता है। वह इन चीज़ों को बाजार की कीमत से आधी कीमत पर प्राप्त कर लेता है और वह अपना मासिक भंडार उस विशेष दिन खरीदता है जिस दिन दुकान निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों के लिए खुलती है। इस तरह अहमद अपनी इस अपर्याप्त आय से अपने बड़े परिवार का किसी तरह पालन पोषण कर रहा है जहां वह अकेला कमाने वाला सदस्य है। बात करते हैं खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा में भूमिका निभाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों का या तो भूमि का आधार कमजोर होता है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है। वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। कुपोषण से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इससे अजन्मे बच्चों को भी कुपोषण का खतरा रहता है। खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। देश के कुछ क्षेत्रों जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य जहां गरीबी अधिक है, आदिवासी और सुदूर क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाओं से बार बार प्रभावित होने वाले क्षेत्र आदि में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या आनुपातिक रूप से बहुत अधिक है। वास्तव में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या है। भूखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला एक दूसरा पहलू है। भूखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, यह गरीबी लाती है। इस तरह खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित होने से वर्तमान में भूखमरी समाप्त हो जाती है और भविष्य में भूखमरी का खतरा कम हो जाता है। भूखमरी के दीर्घकालिक और मौसमी आयाम होते हैं।
दीर्घकालिक भुखमरी मात्रा या गुणवत्ता के आधार पर पर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में अक्षमता के कारण दीर्घकालिक भुखमरी से ग्रस्त होते हैं। मौसमी भुखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबद्ध है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण, जैसे बरसात के मौसम में अनियत निर्माण श्रमिक जो है को कम काम रहता है। इस तरह की भुखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम करने में अक्षम रहता है। तो यहाँ पर जो है टेबल में इस तरह की भुखमरी को दिखाया भी गया है। स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सभी उपाय किए। भारत ने कृषि के लिए एक नई रणनीति अपनाई, जिसकी परिणति हरित क्रांति में हुई, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी कर कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज किया। गेहूं की सफलता के लिए चावल के क्षेत्र में इस सफलता की पुनरावृत्ति हुई। बहरहाल अनाज की उपज में वृद्धि समानुपातिक नहीं थी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि हुई। तो इनके आंकड़े वगैरह सब यहाँ पर दिए गए हैं कि किस वर्ष में कितना जो है उत्पादन रहा। आगे बात करते हैं भारत में खाद्य सुरक्षा। 70 के दशक में के प्रारंभ में हरित क्रांति के आने के बाद से मौसम की विपरीत दिशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा है। देश भर में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण भारत पिछले 30 वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गई है। इस व्यवस्था के दो घटक हैं, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, जो भारत में अनाज की उपज है करोड़ टन के अंदर, वो साल भर दिखाई गई है। बात करते हैं बफर स्टॉक क्या है। बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों से किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल से पहले ही घोषित कीमतें दी जाती है और इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की कीमत जो है वो घोषणा कर दी है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? ऐसा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। यह खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में भी मदद करता है। बात करते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS कहते हैं। बात करते हैं अब अधिकांश क्षेत्रों, गांवों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं। देश भर में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। राशन की दुकानों में, जिन्हें उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है, चीनी, खाद्यान्न और खाना पकाने वाले मिट्टी के तेल का भंडार होता है। ये सब बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रति माह इनकी एक अनुबंधित मात्रा अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 किलोग्राम चीनी आदि निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीद सकता है। राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड, निर्धनता रेखा के नीचे के लिए BPL कार्ड और अन्य लोगों के लिए APL कार्ड। आगे बात करते हैं। भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुई। हरित क्रांति से पूर्व भारी खाद्य संकट के कारण 60 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई। गरीबी के उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक के मध्य NSO की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधी 3 महत्वपूर्ण अंतक्षेप कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पहले से ही थी, लेकिन इसे और मजबूत किया गया। एकीकृत बाल विकास सेवाएं और काम के बदले अनाज, ये सब। इन वर्षों में कई नए कार्यक्रम शुरू किए गए और कार्यक्रमों को चलाने के बढ़ते अनुभवों के आधार पर अन्य कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया। वर्तमान में अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो है वो चल रहे हैं, जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इनमें स्पष्ट रूप से घटक खाद्य भी हैं।
जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर का भोजन आदि विशेष रूप से खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा के कार्यक्रम हैं। अधिकतर पीएपी भी खाद्य सुरक्षा बढ़ाते हैं और रोजगार कार्यक्रम गरीबों की आय में बढ़ोतरी कर खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान देते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति। सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। प्रारंभ में यह प्रणाली सबके लिए थी और निर्धनों और गैर निर्धनों के बीच कोई भेद नहीं किया जाता था। बाद के वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक दक्ष और अधिक लक्षित बनाने के लिए संशोधित किया गया। 1992 में देश में 1700 ब्लॉकों में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई। इसका लक्ष्य दूर-दराज और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ पहुंचाना था। जून 1997 में सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS प्रारंभ की गई। और साइड में बॉक्स में देखिएगा, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके ताकि मानव गरिमामय जीवन निर्वाह कर सके। इस अधिनियम के तहत 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या को योग्य परिवार में वर्गीकृत किया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। यह पहला मौका था जब निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए विभेदक कीमत नीति अपनाई गई। इसके अलावा 2000 में 2 विशेष योजनाएं अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई। ये योजनाएं क्रमशः गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब और दीन वरिष्ठ नागरिक समूहों पर लक्षित है। देखिएगा, हम थोड़ा पीछे आ चुके हैं, हम थोड़ा आगे पहुंच चुके हैं। चलिए यहाँ पर थे हम। ये योजनाएं क्रमशः गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब और इन पर लक्षित है। इन दोनों योजनाओं का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का सारांश सारणी 4.3 में दिया गया है। इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्यों को स्थिर बनाने और सामर्थ्य अनुसार कीमतों पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सरकार की नीति में सर्वाधिक प्रभावी साधन सिद्ध हुई है। इसने देश के अनाज की अधिशेष क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य पूर्ति के माध्यम से अकाल और भूखमरी की व्यापकता को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त आमतौर पर निर्धन परिवारों के पक्ष में कीमतों का संशोधन होता रहा। न्यूनतम समर्थित कीमत और अधिप्राप्ति ने खाद्यान्नों के उत्पादन की वृद्धि में योगदान दिया है तथा कुछ क्षेत्रों में किसानों को आय सुरक्षा प्रदान की है। तथापि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अनेक आधारों पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है। अनाजों से ठसाठस भरे अन्न भंडारों के बावजूद भूखमरी की घटनाएं हो रही हैं। FCI के भंडार अनाज से भरे हैं, कहीं अनाज सड़ रहा है तो कुछ स्थानों पर चूहे अनाज खा रहे हैं। नीचे दिया गया आरेख 4.2 में केंद्रीय पूल के खाद्यान्न का स्टॉक और इसकी मौजूदा मानदंडों के अंतर को दर्शाती है। तो यहाँ पर अंत्योदय अन्न योजना के बारे में दिया गया है कि अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई और इस योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धनता रेखा के नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई। संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास विभागों ने गरीबी रेखा से नीचे के गरीब परिवारों को सर्वेक्षण के द्वारा चुना। 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर प्रत्येक पात्र परिवार को 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया गया। अनाज की यह मात्रा अप्रैल 2002 में 25 किलोग्राम से बढ़ाकर 35 किलोग्राम तक कर दी गई। जून 2003 से 2004 में 50-50 लाख अतिरिक्त BPL परिवार 2 बार जोड़े गए और इसमें इस योजना में आने वाले परिवारों की संख्या 2 करोड़ हो गई। सब्सिडी क्या होती है? देखिए, सब्सिडी वह भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की अनुपूर्ति के लिए किया जाता है। सहायकी से घरेलू उत्पादों के लिए ऊंची आय कायम रखते हुए उपभोक्ता कीमतों को कम किया जा सकता है। वर्ष 2014 में FCI के पास गेहूं और चावल का भंडार 65.2 करोड़ टन था, जो न्यूनतम बफर प्रतिमान से बहुत अधिक था। फिर भी यह बफर स्टॉक प्रतिमानों से लगातार ऊंचा बना रहा। सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों के वितरण के द्वारा स्थिति में सुधार हुआ। अनाज वितरण में से हालात सुधरे। इस बात पर आम सहमति है कि बफर स्टॉक का उच्च स्तर बेहद अवांछनीय है और यह बर्बादी भी है। विशाल खाद्य स्टॉक का भंडारण बर्बादी और अनाज की गुणवत्ता में ह्रास के अतिरिक्त उच्च रखरखाव लागत के लिए भी जिम्मेदार हैं। न्यूनतम समर्थित जो कीमत है उसको कुछ वर्ष के लिए स्थिर रखने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वर्धित न्यूनतम समर्थित कीमत पर अनाज की अधिक खरीदारी
प्रमुख अनाज उत्पादक राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश की ओर से डाले गए दबावों का नतीजा है। इसके अलावा चूंकि खरीदारी कुछ समृद्ध क्षेत्रों जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कुछ सीमा तक पश्चिम बंगाल में मुख्यतः 2 फसलों गेहूं और चावल तक सीमित है। न्यूनतम समर्थित कीमत में वृद्धि ने विशेषतः खाद्यान्नों के अधिशेष वाले राज्यों के किसानों को अपनी भूमि पर मोटे अनाजों की खेती समाप्त कर धान और गेहूं उपजाने के लिए प्रेरित किया, जबकि मोटे अनाज गरीबों का प्रमुख भोजन है। धान की खेती के लिए सघन सिंचाई से पर्यावरण और जल स्तर में गिरावट भी आई है, जिससे इन राज्यों में कृषिगत विकास को बनाए रखने में खतरा पैदा हो गया है। देखिए, न्यूनतम समर्थित कीमतों को बढ़ने से सरकार की खाद्यान्नों की वसूली अनुरक्षण लागत बढ़ गई है। एफसीआई की बढ़ती परिवहन और भंडारण लागत ने इसे और भी बढ़ा दिया है। NSSO नंबर 558 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत के प्रति व्यक्ति चावल की खपत 6.38 किलोग्राम वर्ष 2004-05 में घटकर 5.98 किलोग्राम वर्ष 2011-12 में हो गया। बात करते हैं नगरीय भारत में प्रति व्यक्ति प्रति माह चावल की खपत 4.71 किग्रा से घटकर 4.49 किग्रा 2011-12 में हो गया। प्रति व्यक्ति पीडीएस चावल की खपत 2004-05 में 2011-12 तक ग्रामीण भारत में दुगनी हुई है और नगरीय भारत में 66% बढ़ी है। पीडीएस गेहूं की प्रति माह प्रति व्यक्ति खपत 2004-05 में ग्रामीण और नगरीय भारत में दोगुना हो गई है। पीडीएस डीलर अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाजार में बेचना, राशन दुकानों में घटिया अनाज बेचना, दुकान कभी कभार खोलना जैसे अपचार करते हैं। राशन दुकानों में घटिया किस्म के अनाज का पड़ा रहना आम बात है जो बिक नहीं पाता। यह एक बड़ी समस्या साबित हो रही है। जब राशन की दुकानें इन अनाजों को बेच नहीं पाती तो एफसीआई के गोदामों में अनाज का विशाल स्टॉक जमा हो जाता है। हाल के वर्षों में एक और कारण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गिरावट आई है। प्रत्येक परिवार के पास निर्धन और गैर निर्धन राशन कार्ड था, जिसमें चावल, गेहूं, चीनी आदि वस्तुओं का एक निश्चित कोटा होता था। ये प्रत्येक परिवार को एक समान निम्न कीमत पर बेचे जाते थे। आज आप जो 3 प्रकार के कार्ड और कीमतों की श्रृंखला देखते हैं, पहले यह नहीं थी। बड़ी संख्या में परिवार राशन की दुकानों से अनाज खरीद सकते थे। हाँ, उनका कोटा निश्चित था। इससे निम्न आय वर्ग के परिवार शामिल थे, जिनकी आय निर्धनता रेखा के नीचे के परिवार की आय से थोड़ी ही अधिक थी। अब 3 भिन्न कीमतों वाले टीपीडीएस की व्यवस्था में निर्धनता रेखा से ऊपर वाले किसी भी परिवार को राशन दुकान पर बहुत कम छूट मिलती है। एपीएल परिवारों के लिए कीमतें लगभग उतनी ही ऊंची हैं जितनी खुले बाजार में, इसलिए राशन की दुकान से इन चीज़ों की खरीदारी के लिए उनको बहुत कम प्रोत्साहन प्राप्त है। सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका। भारत में विशेषकर देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में सहकारी समितियां भी खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं। उदाहरणार्थ तमिलनाडु में जितनी राशन की दुकानें उनमें से करीब 94% सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही हैं। दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रही है। गुजरात में दूध और दुग्ध उत्पादों में अमूल एक और सफल सहकारी समिति का उदाहरण है। इसने देश में श्वेत क्रांति ला दी है। देश के विभिन्न भागों में कार्यरत सहकारी समितियों के और अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराई है। इसी तरह महाराष्ट्र के अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस ने विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क की सहायता की है। एडीएस गैर सरकारी संगठनों के लिए खाद्य सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करती है। अनाज बैंक अब धीरे धीरे महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में खुलते जा रहे हैं। अनाज बैंकों की स्थापना गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से उन्हें फैलाने और खाद्य सुरक्षा पर सरकार की नीति को प्रभावित करने में एडीएस की कोशिशें रंग ला रही हैं। एडीएस अनाज बैंक कार्यक्रम को एक सफल और एक नए प्रकार के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में स्वीकृति मिली है। तो सारांश देख लीजिए, यहाँ पर पूरा सारांश दिया गया है चैप्टर का। तो चलिए इसी के साथ चैप्टर तो हमने पढ़ लिया और इसके जो प्रश्नोत्तर हैं चलिए वो पीडीएफ के माध्यम से देख लेते हैं। तो चलिएगा ये जो प्रश्नोत्तर हैं ये पीडीएफ के माध्यम से देख लेते हैं कि भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है। तो भारत में खाद्य सुरक्षा देखिएगा, खाद्य की स्पेलिंग आप थोड़ा सा ढंग से इसको सही कर लीजिएगा कि भारत में खाद्य सुरक्षा का सुनिश्चित करने के लिए बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपनाई जाती है।
आगे देखिए अगला प्रश्न, कौन लोग खाद्य असुरक्षा से ग्रसित हो सकते हैं? तो स्पेशली भूमिहीन लोग, परंपरागत कारीगर, परंपरागत सेवाएं प्रदान करने वाले जैसे नाई, बढ़ई, धोबी आदि लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं, जैसा कि हमने अध्याय में पढ़ा। भारत में कौन कौन से राज्य खाद्य असुरक्षा से ग्रसित हैं? तो देखिए हमने पढ़ा था कि भारत में आर्थिक रूप से जो पिछड़े राज्य हैं वे खाद्य असुरक्षा से ग्रसित हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में खाद्य की दृष्टि से जो है असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या जो है वो मौजूद है। क्या आप मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है? कैसे? तो बिल्कुल सही है, हमने अध्याय में पढ़ा था कि हाँ, हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है। आज हम आज़ादी के बाद से इस क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। भारत ने कृषि में एक नई रणनीति अपनाई जिसकी परिणति हरित क्रांति में हुई, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में। पंजाब और हरियाणा ने गेहूं और चावल के उत्पादन में रिकॉर्ड बनाया, वहीं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ने चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की। अन्य राज्यों जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पूर्वोत्तर के राज्यों ने भी आत्मनिर्भर बनने में काफ़ी योगदान दिया। भारत में लोगों का एक वर्ग अब भी खाद्य से वंचित है। तो भारत में निम्नलिखित वर्ग अभी भी खाद्य से वंचित है। पहला, भूमिहीन जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर है। पारंपरिक दस्तकार जो है, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा मोटा काम काज करने वाले लोग, निराश्रित और भिखारी। आपदा खाद्य आपूर्ति को कैसे प्रभावित करती है? जब कोई आपदा आती है तो खाद्य आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कि प्राकृतिक आपदा में खाद्य सुरक्षा जो है इसमें निम्न प्रकार से ये जो है प्रभावित होती है। तो यहाँ पर निम्न लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर? निम्न। खाद्यान्नों की कुल उत्पादन जो है वो कम हो जाता है। प्रभावित क्षेत्र में खाद्यान्नों में कमी हो जाती है, कीमतों में वृद्धि हो जाती है। लंबी अगर आपदा चले तो भूखमरी की स्थिति भी पैदा हो जाती है। मौसमी भूखमरी और दीर्घकालिक भूखमरी में क्या अंतर है? तो देखिएगा, मौसमी भूखमरी यह कृषि उत्पादन में आई गिरावट से उत्पन्न होता है, पूरे साल काम न मिलने से उत्पन्न होता है, बाढ़, सूखा जैसी आपदाओं से उत्पन्न होता है। दीर्घकालिक भूखमरी क्या होती है कि हमेशा से कम आय हो तो उस प्रकार की भूखमरी लगातार बने रहते हैं, वे खाद्यान्न खरीदने में असमर्थ होते हैं और ऐसी भूखमरी अपर्याप्त खुराक से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया? सरकार की ओर से शुरू की गई किन्हीं दो योजनाओं की चर्चा कीजिए। तो देखिएगा, संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और एक अंत्योदय अन्न योजना। तो देखते हैं दोनों को। इस प्रणाली का आरंभ 1922 में देश के 1700 ब्लॉकों में किया गया। इसका लक्ष्य दूर दराज के और सभी पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ पहुंचाना था। जून 1997 में सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने के सिद्धांत अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है वो प्रारंभ की गई। अंत्योदय अन्न योजना, तो यह योजना गरीब में भी सर्वाधिक जो बिल्कुल गरीब हैं उनके लिए शुरू की गई। इस योजना का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया और इस योजना के अंतर्गत निर्धनों को 25 किलोग्राम खाद्यान्न जो है वो मिलता है। सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? बफर स्टॉक अनाजों का वह स्टॉक है जिनका सृजन किसानों से अनाज खरीद करती है, यानी किसानों से अनाज खरीद करके और बफर स्टॉक किया जाता है। बफर स्टॉक बनाने के निम्न कारण है। एक तो खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, गरीब वर्गों में बाजार मूल्य से कम कीमत पर अनाज वितरण करने के लिए और आपदा के समय आपदाग्रस्त इलाके तक खाद्य की पूर्ति करने के लिए अलग से जो है वो स्टॉक बनाए जाते हैं जिनको बफर स्टॉक कहते हैं। आगे देखिएगा, प्रश्न है, टिप्पणी लिखें। एक तो न्यूनतम समर्थित मूल्य, बफर स्टॉक, निर्गम कीमत, उचित दर की दुकान। तो देखिएगा, न्यूनतम समर्थित मूल्य का मतलब होता है किसानों को उनकी फसल के लिए पहले ही से उनकी अनाजों के लिए सरकारी कीमत जो है वो घोषित कर दी जाती है। इसी मूल्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। बफर स्टॉक क्या होता है? तो सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से किसानों से अनाज खरीदकर खाद्य भंडारों में भंडारित कर लेती है, इसे ही बफर स्टॉक कहा जाता है। अनाज की कमी वाले क्षेत्रों में समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से भी काफ़ी कम कीमत पर सरकार अनाज वितरण करवाती है, इसी कीमत को निर्गम कीमत कहा जाता है। उचित दर की दुकान, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत देश के सभी क्षेत्रों, गांवों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें संचालित की जाती हैं। इन्हीं दुकानों को उचित दर की दुकान या उचित मूल्य की दुकान कहा जाता है।
राशन की दुकानों के संचालन में क्या क्या समस्याएं आती हैं? तो राशन की दुकानों को प्रत्येक लेन देन का लेखा जोखा रखना पड़ता है। राशन की दुकानों पर उपभोक्ताओं को हर बात का ख्याल रखना पड़ता है। राशन की दुकानों उपभोक्ता की शिकायत की पुष्टि होने पर लाइसेंस रद्द भी हो सकता है। खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सहकारी समितियों की भूमिका क्या है? तो देखिएगा, खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सहकारी समितियों की भूमिका निम्न है। सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं। यहाँ पर आएगा खोलती। समाज के विभिन्न वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क में सहायता करती है और ये सरकारी द्वारा नियंत्रित मूल्य पर खाद्य उपलब्ध कराती हैं, जैसे मदर डेयरी तथा सफल आदि। तो चलिएगा, इसी के साथ हमारा जो अध्याय है वो पूरा होता है और इसी के साथ हमारी जो अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक है वो भी पूरी होती है। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।